लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक चीज़ें देखी थी। किस चीज़ पर? पॉइंट ऑफ टैक्सेशन पे। देखते हैं क्या है पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। हम इसको कभी कभी पॉट रूल्स भी बोलते हैं। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स 2011। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स 2011 क्या बताता है ये पॉइंट ऑफ टैक्सेशन? कि ऐसा टाइम जब हम टैक्स को लेवी कर सकें, टैक्स को चार्ज कर सकें। सर, टैक्स को चार्ज करने का मतलब टैक्स रेट चेंज होता है। आज टैक्स कुछ और है, कल टैक्स रेट कुछ और होगा। नो डाउट कि ये फ्रिक्वेंट वे में चेंज नहीं होता, सालों लग जाते हैं, या 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जो भी हो चेंज होता है। जैसे इस समय 14% हो गया है, फ्लैट 14% हो गया है, जबकि पहले ये कितना था? 12% प्लस 2% प्लस 1%, तो 12.36% हमारा सर्विस टैक्स बनता था। लेकिन अब हमारा सर्विस टैक्स एग्जैक्ट 14% है। आपको कोई भी उसमें एजुकेशन सेस और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें ये नहीं समझ में आता कि जो मैंने सर्विसेज दी उस पर कब 14% का टैक्स लगाएं, कब 12.36% का टैक्स लगाएं। अगर हमारा ये फंडा क्लियर है, ये कंसेप्ट क्लियर है, तो शायद इस तरह की कभी कोई प्रॉब्लम आए ही ना कि कौन सा रेट लेना है। आखिर वो कौन सा दिन है जिसका टैक्स रेट लेना है? वो कौन सा दिन है जब हमें क्या करना है? सर्विसेज की वैल्यूएशन करनी है कि किस वैल्यू पर टैक्स लगाया जाए। वैल्यूएशन कैसे करना है, दैट इज अनदर वे, उसका भी हम लोग देखेंगे। वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज क्या देखेंगे? वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। लेकिन वैल्यू किस दिन की लेंगे सर्विस की, सर्विस टैक्स रेट कितना होगा, ये सब चीज़ें डिसाइड कौन करेगा? पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, जिसके लिए रूल्स बने हुए हैं। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स 2011। इसने कहा, पीओटी रूल्स ने क्या कहा कि अगर आपने सर्विसेज दी हैं और सर्विसेज देने के बाद या तो आपने इनवॉइस इशू किया है, क्या किया है, या इनवॉइस इशू नहीं किया है। बात समझना, या तो इनवॉइस इशू किया है विदिन 30 डेज और 45 डेज from the date of completion of service। अच्छा सर जी, इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी कंप्लीशन डेट है सर्विस की, उसके 30 दिन के अंदर अगर मैंने इनवॉइस इशू कर दिया, मैंने आपको सर्विस दी, जब सर्विस ख़त्म हुई, within a 30 days I have issued to you invoice। 45 days in case of बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनियों के केस में 45 डेज का कंसेप्ट लगता है। किसके केस में? बैंकिंग कंपनियों के केस में। तो इनवॉइस इज इश्यूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, और इनवॉइस इश्यूड आफ्टर 30 डेज, बोलो ना, या 45 डेज, और इनवॉइस नॉट इश्यूड एट ऑल। हो सकता है? नहीं हो सकता। या तो आपने इनवॉइस 30 दिन या 45 दिन के अंदर इशू कर दिया, या तो आपने इनवॉइस इशू इसके बाद किया है या किया ही नहीं है। दो ही केस हो सकते हैं, दो ही केस हो सकते हैं। अगर आपने इनवॉइस 30 दिन के अंदर इशू किया है तो डेट ऑफ इनवॉइस, क्योंकि अच्छी बात है इनवॉइस इशू कर दिया, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, whichever is later
विच एवर इज अर्लियर। जो इन दोनों में से पहले होगा वो हमारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कहलाएगा। वही डेट हमारी पॉइंट ऑफ टैक्सेशन की डेट मान ली जाएगी, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। कोई दिक्कत है इसमें? लेकिन अगर हम इनवॉइस इश्यू करते हैं 30 दिन के बाद, कितने दिनों के बाद? 30 दिन के बाद, या 45 डेज के बाद, या हमने इनवॉइस इश्यू ही नहीं किया। अगर हमने इनवॉइस इश्यू ही नहीं किया या देरी से किया तो डेट ऑफ इनवॉइस तो मेरे लिए इररेलेवेंट हो गई ना। डेट ऑफ इनवॉइस तो मेरे लिए इररेलेवेंट हो गई ना, क्योंकि हमने इनवॉइस तो समय पर इशू किया ही नहीं। तो हमारे लिए डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस वो इंपॉर्टेंट हो गया। जिस दिन काम पूरा हो गया था, जिस दिन मैंने सर्विसेज दे दी थी, या डेट ऑफ पेमेंट, या डेट ऑफ पेमेंट, इन दोनों में से जो पहले हो। ये आपका नॉर्मल रूल है पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स 2011 का, कि आप कौन सा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन मानकर चलेंगे, वो कौन सी डेट होगी जिस पर अब आपको टैक्स रेट या वैल्यूएशन करना है। ये अब सारे कैलकुलेशन हम किस दिन का उठाकर करेंगे? क्लियर? पक्की बात है? नोट है? कर लो। थोड़ी स्पीड लें बाबू। सुने, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ issue of invoice and the date of payment received। 5th of September केस नंबर 1 है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। हाँ बोलो, किस डेट को बेस लेकर के चले? व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन डेट? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। क्यों?
30 दिन के अंदर हो गया है। जब 30 दिन के अंदर हमें इनवॉइस इशू कर देते हैं तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट रिसीट विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो पहले हो। दिस इज योर आंसर। सेकेंड, हाँ बोलो आओ। ये क्यों अर्लियर हो रहा है? क्या 30 दिन के अंदर है? 30 दिन के अंदर है। इनवॉइस जो इशू किया है कितने दिनों के अंदर है? यहाँ से यहाँ तक ऐड करें, देखें 30 डेज के अंदर हमने इनवॉइस इशू, और अगर 30 दिन के अंदर है तो इन दोनों में से जो पहले होगा उस वो हमारा डेट ऑफ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। क्लियर? लास्ट केस, हाँ बोलो। ये क्यों? 30 दिन के अंदर नहीं हुआ, और जब 30 दिन के अंदर नहीं होता है तो ये डेट मेरे लिए बेकार हो जाती। अब इन दो डेट्स में जो पहले होगा दैट विल बी योर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। क्लियर है? हटा सकते हैं। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर कोई सर्विस ऐसी है जो कई समय तक चलती रहेगी, लंबी चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी, जैसे मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं, ये कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। ये क्या है? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। और अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस की बात करें तो डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का? हमें तो नहीं समझ में आ रहा। किस डेट को कंप्लीशन डेट माने? मुझे किसी ने ऑर्डर दिया बिल्डिंग बनाओ 10 माले की, क्या 2 दिन 10 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी? अरे नहीं, ये समय लेगा ना। क्या करें? कौन सी डेट ले? कहा गया कि अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो एग्रीमेंट में जरूर एक बार जा करके देखें, क्या आप उस कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस को कई पार्ट में तोड़ सकते हैं जेन्युइनली? क्लियर? और हर एक उस पार्ट के खत्म होने पर आप पॉइंट ऑफ टैक्सेशन लगा सकते हैं। अगर आप उस कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस को डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ सकते हैं एज पर द एग्रीमेंट, जैसे मेरा इसके साथ एग्रीमेंट हुआ कि एज एंड व्हेन आई विल कंप्लीट द बिल्डिंग नियर अबाउट 40%, ही विल मेक द पेमेंट 30% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब जो ये पेमेंट करेगा जब 40% कंप्लीट होगा तब, तो इसका मतलब मैंने जैसे ही 40% काम पूरा कर दिया, मैंने इसके ऊपर इनवॉइस चार्ज कर दिया, इनवॉइस इशू कर दिया। तो 40% एक इवेंट है जिसके कंप्लीट होने पर आई विल बी कैपेबल टू इशू एन इनवॉइस। हाँ है ना? तो जब 40% काम होगा मैं इनवॉइस दे सकता हूं। अब ये इनवॉइस आपका क्या माना जाएगा? यहां पर आप रूल लगा लेंगे, पीओटी रूल्स 2011। क्या उस कंप्लीशन के 30 दिन के अंदर आपने इनवॉइस इशू किया या नहीं किया? अगर वो 40% काम कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू हो गया तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। नहीं हुआ तो डेट ऑफ कंप्लीशन और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत हो तो बोल दें।
अच्छा, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस को गवर्नमेंट ने डिफाइन भी किया, मतलब डेफिनेशन भी दी हुई है कि कोई भी ऐसी सर्विस जो 3 महीने से ज़्यादा ड्यूरेशन की हो, कोई भी ऐसी सर्विस जो 3 महीने से ज़्यादा ड्यूरेशन चलती रहे, उसको हम कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको अथराइज कर दे, नोटिफाई कर दे। तो 2 सर्विसेज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, टेलीकम्युनिकेशन एंड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? टेलीकम्युनिकेशन एंड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखी थी ना। चलो एक नया पॉइंट, हमने आपके ऊपर इनवॉइस इशू कर दिया 51,000 का। कितने रुपए का? 51,000 का। मैंने 50,000 का इनवॉइस इशू किया, आपने हमें 51,000 दे दिया। मैंने 50,000 का इनवॉइस इशू किया, इसको काम इसने का पूरा हुआ। मैंने 50,000 का इनवॉइस इशू किया कि लाओ 50,000 दो, इसने मुझे कितना दे दिया? 51,000, 51,000। हो सकता है 52 दे दे, 55 दे दे, 60 दे दे, जो कुछ भी हो दे सकता है। लेकिन अगर 1,000 तक ज्यादा है, कितने तक? जितने का इनवॉइस इशू किया उससे बस 1,000 तक की बात हो रही है। पॉइंट देखें, ये पॉइंट ऑफ टैक्सेशन केस वेयर द पेमेंट अप टू 1,000 रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ द इनवॉइस्ड अमाउंट, दिया है ना। इनवॉइस्ड अमाउंट से ऊपर 1,000 तक जो ज्यादा मिलता है, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। अगर मैंने इनवॉइस इशू किया है 50,000 का और आपने हमें दे दिया 51,000, 52 भी दे सकते हो, 53 भी दे सकते हो, 55 भी दे सकते हो, 60 भी दे सकते हो, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली ₹1,000 इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस्ड अमाउंट। क्लियर? हमें 51,000 मिल गया। अब उस 1,000 का क्या करें? 50,000 की स्टोरी क्लियर है, डेट ऑफ इनवॉइस, इशू ऑफ इनवॉइस और पेमेंट whichever is earlier, या डेट ऑफ कंप्लीशन और पेमेंट whichever is earlier। ये 1,000 जो ज़्यादा मिल गया उसका क्या करें? उसका तो मैंने इनवॉइस इशू किया ही नहीं, तो टैक्स 50,000 पर लगेगा या 51,000 पर? अब आते हैं, ढंग से देखना, लिख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। Wherever the provider of taxable service receives a payment up to ₹1,000 in excess of the invoiced amount, the point of taxation to the extent of such excess amount, उस 1,000 के बारे में बात कर रहा है, 50,000 के बारे में we are not confused, the concept is clear, but the problem or the dilemma is only with related to ₹1,000 at the option of the provider of taxable service. Provider of taxable service at the option shall be determined on the basis of invoice or completion of service as the case may be rather than payment. उस 1,000 रुपए के लिए पॉइंट ऑफ टैक्सेशन है एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोवाइडर ऑफ सर्विस। क्या? डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट नाउ, डेट ऑफ इनवॉइस या कंप्लीशन, डेट ऑफ इनवॉइस या अंडरलाइन कर लें इस चीज को, इनवॉइस और कंप्लीशन एज द केस में भी रैदर देन पेमेंट। अब यहाँ पेमेंट बेसिस पर हम काम नहीं करेंगे, किस बेसिस पर करेंगे? बिल्कुल पेमेंट को किनारे कर दो, पेमेंट तो मिल चुकी है, बिल्कुल पेमेंट को किनारे कर दो, या तो इनवॉइस या कंप्लीशन ऑफ सर्विस। चले, ये इसलिए प्रोविज़न लाया गया है कि छोटी बड़ी मुश्किलों को आसानी से निपटा जा सके। छोटे मोटे चीज़ों के पीछे भागने से अच्छा है उनको वहीं पर सॉर्ट आउट किया जा सके। लिखा हुआ है साफ साफ, एज अ मेजर ऑफ एडेड फैसिलिटेशन एन ऑप्शन हैज बीन प्रोवाइडेड टू डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए स्मॉल एडवांसेस अप टू ₹1,000 इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंडिकेटेड इन द इनवॉइस on the basis of the invoice or completion of service rather than payment. Such provision is expected to address the accounting problem. यानी उस 1,000 रुपए के कारण हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती थी अकाउंटिंग से रिलेटेड वगैरह, तो ये हटा दो। हम ज़्यादा का अमाउंट का बेनिफिट आपको नहीं दे सकते, 1,000 तक का ये बेनिफिट दे सकते हैं।
चलें, अब आते हैं डिटर्मिनेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Determination of point of taxation in those cases where the effective rate of tax is change या tax rate is change। अगर सर्विस टैक्स का रेट चेंज हो जा रहा है तो हम कौन सा फॉलो करें, पुराना वाला या नया वाला? दैट इज़ नॉट एन ऑप्शन। रूल्स बने हुए हैं, अब हमें उन रूल्स को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन इन केस ऑफ चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। अब हम अपनी चीज़ों को दो पार्ट में तोड़ेंगे। चेंज इन टैक्स रेट, सर्विसेज प्रोवाइडेड, टू बी प्रोवाइडेड। हो सकता है ना? दो पार्ट में तोड़ेंगे। स्टडी मैट ने बहुत क्लियर कट, बहुत बढ़िया तरीके से बनाया है, सारे प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए। देखें, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट बना हुआ है। फर्स्ट पार्ट, इन केस ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज हैज बीन प्रोवाइडेड बिफोर द चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। टैक्स रेट यहाँ चेंज हो रहा है और सर्विसेज ऑलरेडी प्रोवाइडेड, पहला केस। दूसरा केस, आफ्टर द चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स, यानी सर्विसेज हैज बीन प्रोवाइडेड आफ्टर द चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। क्लियर? हाँ, या तो प्रोवाइड करनी बाकी है या तो प्रोवाइड हो चुकी है, दोनों में से कोई एक होगा। सर्विस दे दी गई है, उसके बाद हमारा टैक्स रेट चेंज हो रहा है। सर्विसेज दी जानी बाकी हैं, उसके बाद हमारा सर्विस टैक्स रेट चेंज हो रहा है। दो में से कोई एक केस, तीसरा तो हो भी नहीं सकता, तीसरा तो हो भी नहीं सकता। यानी टैक्स रेट चेंज हुआ, उसके पहले सर्विसेज हो चुकी हैं। टैक्स रेट चेंज हुआ, उसके बाद। अब एक बात बताओ, शॉर्टकट चल सकते हैं या कंसेप्ट समझ सकते हैं? दोनों में से दोनों काम कर सकते हैं। शॉर्टकट ये कहता है टैक्स रेट चेंज, टैक्स रेट चेंज, सर्विसेज ऑलरेडी प्रोवाइडेड। हाँ या ना? यानी इसके पहले, बिफोर द डेट ऑफ चेंजेस इन टैक्स रेट। क्लियर है? हाँ या ना? अब कौन कौन से केसेस आ सकते हैं मेरे पास? सर्विसेज प्रोवाइड की जानी बाकी, सर्विसेज प्रोवाइड की जानी बाकी। यानी आफ्टर द डेट ऑफ change in tax rate,
दो ही केस हो सकता है, तीसरा तो हो नहीं सकता ना। तीसरा भी ला सकते हो, टैक्स रेट चेंज हुआ, इसके पहले सर्विसेज जा चुके हो, टैक्स रेट चेंज हुआ या इसके बाद सर्विसेज गई। हाँ है ना। अब इसमें हमें दोनों में 3-3 पार्ट तोड़ने को मिलेगा। इशू ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट। ढंग से सुनना। टैक्स रेट चेंज हुआ, उसके पहले हमने सर्विसेज दे दी, हमने इनवॉइस भी इशू कर दिया है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमने पेमेंट भी ले लिया है। क्या ऐसा कोई केस हो सकता है? ऐसा कोई केस बन सकता है? 2 मिनट सोचो और उसके बाद हमें बताओ, क्या ऐसा कोई केस बन सकता है? ये तो बिल्कुल नॉर्मल केस है, इसको तो आना ही नहीं था। बिल्कुल सही बात है। टैक्स रेट चेंज होने के पहले सर्विस दे दी, टैक्स रेट चेंज होने के पहले इनवॉइस इशू कर दिया, टैक्स रेट चेंज होने के पहले भैया पेमेंट भी मिल गया, तो प्रॉब्लम कितने? वो तो नॉर्मल केस में है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वहां तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आई। प्रॉब्लम तो तब आएगी जब इसमें से कोई एक आफ्टर में चला जाए। आया ना? बोलो। प्रॉब्लम तो तब आएगी जब इन तीनों केसेस में से कोई एक आफ्टर में चला जाए। प्रॉब्लम तो तब आएगी जब इन तीनों में से कोई एक केस कहाँ चला जाए? आफ्टर में चला जाए। बोलो। प्रॉब्लम तो तब आएगी जब हो सकता है दोनों आफ्टर। तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या मानेंगे? प्रॉब्लम यही है, इसी का सॉल्यूशन देना है। नहीं समझ में आई बात? नहीं आई? इस केस में क्या करें? इस केस में हो सकता है, ढंग से सुनना, टैक्स रेट चेंज हुआ, सर्विसेज देनी बाकी है, सर्विसेज देनी बाकी, सर्विसेज देनी बाकी हैं, और उसके बाद पहला केस इशू ऑफ इनवॉइस एंड द डेट ऑफ पेमेंट। हाँ, अब बताओ क्या रखिए? टैक्स रेट चेंज होने के बाद हमने सर्विस दी, टैक्स रेट चेंज होने के बाद इनवॉइस इशू किया, और टैक्स रेट चेंज होने के बाद हाँ, क्या ऐसा केस पॉसिबल है? क्या ऐसा केस पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्यों नहीं, लेकिन वो तो नॉर्मल केस है। सर्विसेज भी देंगे, इनवॉइस भी इशू करेंगे और पेमेंट भी लेंगे, तो वहाँ तो ये टॉपिक का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप नॉर्मल केस लगा करके आप अपना काम कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जब इनमें से कोई एक चीज़ क्या होगी? बिफोर होगी, यानी बिफोर हो सकता है। चलो, आफ्टर द चेंज इन टैक्स, और ये बिफोर द चेंज इन टैक्स, एंड द लास्ट वन बिफोर द चेंज इन टैक्स, पक्का, एंड बिफोर
द चेंज इन, ये भी पॉसिबल है। अब इन केसेस में हमें सॉल्यूशन चाहिए, पीओटी चाहिए। इन केसेस में हमें क्या चाहिए? पीओटी चाहिए। कैसे देखेंगे? शॉर्टकट ले लेते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। बिफोर, बिफोर, 2 बिफोर आ गए। कितने बिफोर? 1 आफ्टर, 2 बिफोर। डोमिनेट कौन कर रहा है? बिफोर। तो इशू ऑफ इनवॉइस, इशू ऑफ, अच्छा, बिफोर, आफ्टर, बिफोर, डोमिनेट कौन कर रहा है? बिफोर। 2 बार है तो डेट ऑफ, नहीं समझ में आई बात? अच्छा, बिफोर, आफ्टर, 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 तो जो दोनों में से पहले हो, विच एवर इज, नहीं समझ में आई बात? नहीं आई। आफ्टर, आफ्टर, बिफोर, बोलो तुम लोग। ये थर्ड कॉलम बना लेना, 1, 2 एंड 3। हाँ, किसको ले ले? डेट ऑफ पेमेंट। अच्छा, आफ्टर, आफ्टर, बिफोर, इशू ऑफ इनवॉइस। आफ्टर, बिफोर, बिफोर, विच एवर इज, हो गया। नोट कर लें। कंफ्यूज ना हो जाना, टू बी प्रोवाइडेड से प्रोवाइडेड आफ्टर चेंज, ऐसे लिख दो, ठीक है ना? हटा दें आप। अच्छा, जरूरी तो नहीं है कि सर्विसेज पहले से टैक्सेबल थी, अब टैक्स रेट चेंज हो रहा है। अरे ये भी तो हो सकता है कि कोई नई सर्विस फर्स्ट टाइम टैक्स लगने जा रहा हो, किसी नई सर्विस पे फर्स्ट टाइम टैक्स लगने जा रहा हो। तो अगर कोई नई सर्विस आती है और फर्स्ट टाइम टैक्स लगता है तो बताओ क्या करेंगे? कहा गया कि अगर टैक्स लग रहा है और उसके पहले हम अमाउंट और इनवॉइस दोनों रिसीव कर चुके हैं, सर्विसेज दी गई नहीं दी गई बात की बात। अगर सर्विसेज दे दी जा चुकी हैं, इनवॉइस इशू हो चुका है, पेमेंट रिसीव हो चुका है, तो इस केस का कोई मतलब ही नहीं। प्रॉब्लम तो तब है जब पेमेंट हमने ले लिया, इनवॉइस हमने इशू कर दिया, सर्विस देनी बाकी हैं और बीच में टैक्स रेट आ गया। यानी जब हमने इनवॉइस इशू किया था तो हमने ये माना था कि टैक्स तो है ही नहीं, जब हमने पेमेंट रिसीव किया तो सामने वाले ने भी यही माना था कि टैक्स तो है ही नहीं। हमने इनवॉइस भी इशू कर दिया, पेमेंट भी ले लिया, और जब सर्विस देने का वक्त आया तो पता चला कि टैक्स लग चुका है। क्या करें? क्या करें? कहा गया अगर टैक्स आने के पहले, टैक्स रेट किसी नई सर्विस पर आने के पहले या किसी नई सर्विस को इंट्रोड्यूस करने के पहले अगर हम इनवॉइस इशू कर चुके हैं, पेमेंट रिसीव कर चुके हैं, तब तो बेटा भूल जाओ, टैक्स नहीं लगे। ठीक। हम अगर पेमेंट ले चुके हैं, केवल क्या ले चुके हैं? पेमेंट ले चुके हैं, इनवॉइस इशू नहीं किया है, क्या ले चुके हैं? पेमेंट। टैक्स आ गया, टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया उस सर्विस पर, पेमेंट ले चुके, टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया, अब इनवॉइस इशू करना बाकी है। गवर्नमेंट ने हमें मौका दिया केवल और केवल 14 दिनों का, 14 डेज का। बेटा ये 14 दिन हैं आपके पास, इन 14 डेज के अंदर अंदर, इन 14 डेज के अंदर अंदर अगर आप इन जो पेमेंट आपने टैक्स आने के पहले ले लिए हैं, 14 डेज के अंदर अंदर अगर आप इनवॉइस रिलीज कर देते हैं
तो माफ़ कर देंगे, लेकिन अगर नहीं किया तो भले ही आप पेमेंट ले चुके हैं, अब आओ हमें टैक्स दो। यानी हमें मौका मिला है केवल 14 दिन तक अपने आप को बचाने का, इनवॉइस इशू करने का। मैंने बोला अगर हम पेमेंट ले चुके हैं और टैक्स आ गया है तो 14 दिनों के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर दो। मैंने ये नहीं बोला कि इनवॉइस इशू कर चुके हैं, पेमेंट लेना बाकी है, उस केस में ये रूल नहीं लगेगा, तब तो टैक्स लग जाएगा। केवल 2 केसेस में हमें माफ़ी मिली है। पहला कि टैक्स आने के पहले पेमेंट ले चुके हैं, टैक्स आने के पहले हम इनवॉइस इशू कर चुके हैं, तब तो इस केस में आएंगे ही नहीं। टैक्स आया है लेकिन हमने केवल पेमेंट उसके पहले रिसीव किया है, इनवॉइस इशू करने के लिए हमें केवल 14 दिनों का वक्त मिला है। कितने दिनों का वक्त मिला है? 14 दिनों का वक्त मिला है। अगर हम 14 दिनों के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर दें तो टेंशन खत्म। फिर से बोलूं या दिमाग में आ गया? दिमाग में आ तो जाता है लेकिन 2 दिन बाद फिर भूल जाता है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सर्विसेज। अंडर टैक्स। बस तुम लोग एक टॉपिक पढ़ोगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कुछ केसेस देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे? कुछ ऐसे केसेस देखेंगे जहां पर, सुनो, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस रिसीवर। सर्विस प्रोवाइडर सर्विस देता है और क्या ले लेता है? पेमेंट। पक्का ना?
और जो पेमेंट लेता है दो चीज़ों का लेता है, एक तो सर्विस का पेमेंट लेता है प्लस सर्विस टैक्स, और इस सर्विस टैक्स के अमाउंट को कहाँ पे कर देता है, सर्विस टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट के पास चला जाता है और सर्विस का अमाउंट ये खुद रख लेता है, अपना हिस्सा अपने पास, गवर्नमेंट का हिस्सा गवर्नमेंट के पास। क्लियर? लेकिन कुछ केसेस ऐसे हम लोग देखेंगे जहां पर सर्विस रिसीवर इज लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ पेइंग इट टू द सर्विस प्रोवाइडर, they are responsible to pay the amount of service tax to government। और इस मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देखो ना, इसको तो पेमेंट देना ही है, सर्विस का और सर्विस टैक्स का। अब इसने सर्विस का पेमेंट दिया इसको और टैक्स का पेमेंट दे दिया गवर्नमेंट को। बात वही पड़ी। इसकी जेब से पहले भी 5000 सर्विस का निकल रहा था और 700 टैक्स का निकल रहा था। टोटल ये 5700 दे रहा था, ये 5000 अपने पास रख रहा था, 700 गवर्नमेंट के पास जा रहा था। पक्का ना? अब क्या होगा, ये 700 डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे देगा और इसको केवल कितना पेमेंट करेगा, 5000, और उस केस में गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइडर कोई पेमेंट नहीं करेगा। क्लियर? पक्की बात है। इस सिस्टम को हम कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और जब हम लोग ये देखेंगे तो सबसे बड़ी एक जो आज प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या लेंगे। अब तक जितने भी पॉइंट ऑफ टैक्सेशन हम लोगों ने पढ़ा, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये देखा। 1000 रुपये तक के ऊपर का होगा इनवॉइस से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एट द ऑप्शन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। या तो कंप्लीशन को ले लें या तो इनवॉइस को ले लें, उसके ऊपर था, यही तो देखा। अगर चेंजेस इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स है तो वो देख लिया। कोई नई सर्विस को सर्विस टैक्स के दायरे के अंदर ले आया जाए, उसको भी देख लिया। लेकिन अब प्रॉब्लम उस केस में आ रही है कि जब हमारा सर्विस रिसीवर रिस्पॉन्सिबल है सर्विस टैक्स पेमेंट करने का गवर्नमेंट को, तो उस केस में पॉइंट ऑफ टैक्सेशन ले तो क्या ले? अरे बोलो ना, प्रॉब्लम कब आई? जब सर्विस रिसीवर पेमेंट करेगा तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन इसके लिए क्या होगा? क्या इसको सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? हाँ, इनको भी सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, वो देखेंगे। ठीक है ना? तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या लेंगे? गवर्नमेंट ने कहा तू इसको पेमेंट कर रहा है, सुन, तू इसको पेमेंट कर रहा है, हमें भी कर देना वही डेट। सिंपल सा गवर्नमेंट ने हिसाब क्या लगाया, तू इसको पेमेंट कर रहा है 5000, तो जब तू इसको पेमेंट कर रहा है मुझे भी 700 दे दे। मैंने कौन सा गुनाह किया है? क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत आई? गवर्नमेंट सीधा सीधा सवाल देती है ना, सीधा सीधा कोई आंसर रखती है। तुम उसको पेमेंट कर रहे हो, उसका हिस्सा दे दो, हमें हमारा हिस्सा दे दो। डेट ऑफ पेमेंट, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होगा? डेट ऑफ पेमेंट। तो पीओटी इस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पीओटी क्या आ जाएगा? डेट ऑफ पेमेंट। अच्छा सर जी, अगर डेट ऑफ पेमेंट है तो सारी प्रॉब्लम खत्म, लेकिन एक नई समस्या क्रिएट हो जाएगी अगर इसी डेट को हम लोग कॉन्क्लूसिव डेट मान लें हर केस में। तो नया समस्या क्या आएगा बता सकते हो? ना, नई समस्या तो उस समय क्रिएट होगी, पहली चीज ये पेमेंट नहीं करेगा, इसका पैसा इसने मार लिया। ये तो हम लोग जानते हैं, गवर्नमेंट जानती है कि पैसा मार लिया किसने? सर्विस रिसीवर ने। हो सकता है अंडर द टेबल जाकर के दोनों ने एक दूसरे को पेमेंट कर दिया, सरकार को कहा नहीं मिला पेमेंट, तो सरकार ने कहती अच्छा पीओटी पोस्टपोन करो, साल चलता रहेगा पीओटी। क्या ये रूल रहे? क्या ऐसा रूल बना दिया जाए कि हमेशा कंफ्यूजन की स्टेटस क्रिएट हो? इसको क्या करो? क्लियर कट करो
कि अगर सामने वाले ने डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस के 3 महीने के अंदर अगर पेमेंट नहीं किया, सुनो, गवर्नमेंट ने अब इसको साफ साफ समय दिया कि अगर तूने सर्विस लेने के सर्विस की कंप्लीशन डेट के 3 महीने के अंदर तूने अगर इसको पेमेंट नहीं किया तो तुम जानो और वो जाने, हमको बीच में से हटाओ। पहले गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर कंप्लीशन की डेट से 3 महीने के अंदर अगर तुमने इसको 5,000 रुपये पेमेंट नहीं किया तो ना ये जाने ना तुम जानो, हमें तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं, हमें तो बेटा किनारे कर दो। आपस में लड़ते रहना, एडजस्टमेंट करते रहना, उन झंझटों में हम बीच में फंसने वाले नहीं हैं। गवर्नमेंट ने कितना क्लियर बोला और कितना मौका दिया, 3 महीनों का मौका दिया। कितने महीनों का? गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा अगर तुम इसको 3 महीने के अंदर पेमेंट नहीं करते हो, अगर 3 महीने के अंदर पेमेंट कर दो तो वही डेट ऑफ पेमेंट मेरे लिए पॉइंट ऑफ टैक्सेशन हो जाएगा। अगर तुमने 3 महीने के अंदर इसको पेमेंट नहीं किया तो हम 3 महीने से ज़्यादा का वेट नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही 3 महीना खत्म होगा, जैसे ही 3 महीना खत्म होगा उसकी नेक्स्ट तारीख डेट ऑफ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। जैसे ही 3 महीना खत्म होगा उसकी अगली तारीख पॉइंट ऑफ टैक्सेशन हो जाएगी। इफ पेमेंट इज नॉट मेड टू सर्विस provider within 3 months from the date of completion of service, then following date after 3 months will be पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। ठीक है ना? बोलो पक्का? अब चलो इस पर एक क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं क्या है। डेट ऑफ इनवॉइस है एंड डेट ऑफ पेमेंट है। किताब बिल्कुल ना देखना, उसमें आंसर मिस प्रिंट है। 20 अक्टूबर 2014 और 15 फरवरी 2015। किताब बंद कर दो। पीओटी क्या होगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हमें पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बताओ। वो तारीख बताओ। फरवरी 29। क्या 3 महीने के अंदर पेमेंट हो गया है? 3 महीना तारीख क्या आएगी? 3 महीना कंप्लीट करो। 20 जनवरी 2014 प्लस तो तारीख क्या आएगी?
तुम लोग एग्ज़ाम में यही करके आते और ये जवाब गलत है। अच्छा, मैंने कंप्लीशन लिख दिया है क्या? इशू ऑफ इनवॉइस, इशू ऑफ इनवॉइस, सॉरी, इसको सही कर लेना। सही कर लेना, कंप्लीशन ऑफ सर्विस नहीं है वहाँ पे, उसका कोई लेना, सर्विस रिसीवर का उससे कोई लेना देना नहीं, वो प्रोवाइडर का मतलब होता है। ठीक, हाँ बोलो। क्या लेंगे? असल में तुम लोग को कैलकुलेशन नहीं आता, दिन महीने साल गिनने नहीं आते। ये बताता है कि तुम लोग 1 जनवरी 2015 है तो तुम लोग का ये साल कब ख़त्म होगा? 1 जनवरी 2016 को। कब ख़त्म होगा? हैं? अच्छा, 31 दिसंबर को। इसमें तो बड़ा सही बोल दिए, क्या बात है भाई। और यहाँ क्यों गलत बोल दिए? 3 महीने का कैलकुलेशन 20 का 20 पे ख़त्म होता है। नहीं, 20 तारीख से 20 तारीख 3 महीने होते हैं। कौन सी तारीख आएगी? 19 जनवरी। अब बताओ कौन सी डेट आई? ये आपका सही जवाब है। पहले तो दिन गिनना सीखो। 3 महीने का मतलब एक से एक, कितना आसानी से 20 दिसंबर, 20 अक्टूबर, 20 नवंबर, 20 दिसंबर, 20 जनवरी। आई दादा, ऐसे नहीं कैलकुलेट करना है। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन इज ओवर। एक लास्ट पॉइंट है, मैं डिस्कस कर देता हूँ। डिस्कस क्या कर देता हूँ, आप उसमें अंडरलाइन कर लेंगे। कॉपीराइट के केस में है, डिटर्मिनेशन ऑफ पीओटी इन केस ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट्स के केस में एक स्पेसिफिक पॉइंट है, तो डेट ऑफ इनवॉइस कॉपीराइट के केस में, और पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ सच यूज और बेनिफिट इज रिसीव्ड बाय द प्रोवाइडर इन रेस्पेक्ट देयरऑफ। पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ सच बेनिफिट और यूज इज रिसीव्ड बाय द प्रोवाइडर इन रेस्पेक्ट देयरऑफ। ठीक है ना? पेमेंट इज रिसीव्ड और इनवॉइस इज इश्यूड, whichever is earlier. Rule 8 applies where in case of royalty and payment pertaining to copyright, trademark, design or patent, the whole amount of the consideration for the provision of service is not ascertainable. प्रॉब्लम कहाँ थी? अब पता चला। नीचे पढ़ने से तो ये लगा कि तो बिल्कुल नॉर्मल का केस है। नीचे जब हम लोगों ने उसका डायरेक्ट आंसर देखा तो पीओटी का नॉर्मल केस, पेमेंट इज रिसीव्ड और इनवॉइस इज इश्यूड whichever is earlier. But the problem is the provision of service is not ascertainable at the time of services was performed. जब ऐसी सर्विसेज दी जा रही थी तो वो ascertainable नहीं थी। कॉपीराइट मैंने आपको दिया है यूज़ करने के लिए, अपना कॉपीराइट दिया है यूज़ करने के लिए, पेटेंट दिया है यूज़ करने के लिए, ट्रेडमार्क दिया है, आप उस पर काम कर रहे हो, बट द वैल्यू ऑफ सर्विस इज नॉट एसर्टेनेबल। हाँ है ना? डेट ऑफ सर्विस इज नॉट एसर्टेनेबल। तो कहा गया द होल अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विस इज नॉट एसर्टेनेबल एट द टाइम को अंडरलाइन कर लें, एट द टाइम यानी डेट when services was performed, and subsequently the use or the benefit of these services by a person other than the provider gives rise to the payment of consideration. ठीक, तो सीधे सीधे इनवॉइस और पेमेंट whichever is earlier. Chapter is over.
हाँ बोले। अगर ठीक, इस पेन को बनाने का फॉर्मूला मैंने आपको दिया कि इस पेन की लिखावट इसलिए सब पेनों से अलग है क्योंकि हम अलग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एंड आई एम द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला। उसका मेरे पास कॉपीराइट है, मैंने आपको पेन बनाने की परमिशन दे दी। इसके अगेंस्ट मुझे क्या चाहिए? कंसिडरेशन चाहिए नहीं चाहिए? टैक्स लगाना तो बनता है। अब कितना टैक्स लगेगा, तुमने किस दिन कितना पेन बनाया, ना तो हमें पता ना तो तुम्हें पता। वो तो एक डेट खत्म होने के बाद एग्जैक्ट अमाउंट या फिगर निकल करके आएगी, ठीक है ना। कैसे पता चलेगा? तो कहा गया इन झंझटों से आप बिल्कुल हट जाइए। आप इशू ऑफ इनवॉइस, जितने का मैं इशू करूं इनवॉइस और जितना पेमेंट मिले, जो दोनों में से पहले। अब क्लियर है? तो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, सीधा हिसाब रखा गया। क्योंकि इसमें वो डेट हम नहीं पता कर सकते कि कितने रुपए की सर्विसेज दी गई, किस दिन कितने रुपए की सर्विसेज तुमने यूज की, हम नहीं बता सकते। कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं, थैंक यू बच्चों।